हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर कुणाल और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा एग्रीकल्चर सीरीज का लेसन नंबर 4। हम बात करेंगे इकोलॉजी लेसन के फाइनल पार्ट की, दैट इज लेक्चर नंबर 4। और देखते हैं हमारे पास क्या है इकोलॉजी में अब पढ़ने को जो बचा है, राइट। सो बिफोर वी स्टार्ट, हमारे पास कुछ पेड ग्रुप्स हैं टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। दे आर फॉर MPPSC, UPPSC प्रीलिम्स, मेंस, एंड वी हैव पेड ग्रुप्स फॉर सोशल वर्क, PSIR एंड सोशियोलॉजी ऑप्शनल्स। इन सभी पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कुछ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी बता सकते हैं। इन पेड ग्रुप्स में आपको मिलेंगे सभी PDF, वॉइस मैसेजेस, स्पेशल PDF एंड पर्सनल गाइडेंस। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, आई ऑल्सो हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि मोस्ट प्रॉबेबली बाय जनवरी एंड वी विल ऑल्सो हैव अ पेड ग्रुप फॉर एग्रीकल्चर ऑप्शनल, राइट। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड जो भी कंटेंट आपसे मैं वहाँ पे शेयर करूँगा, जो मैं क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगा, जो टेस्ट सीरीज़ है, जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, उन सब का आप फ़ायदा उस पेड ग्रुप में उठा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए। अब से हर रोज़ मॉर्निंग 10 AM हम लोग अपना एग्रीकल्चर का लेक्चर प्री में करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास अब से एक फिक्स स्लॉट है कि हम मॉर्निंग 10 AM आपसे मिलेंगे, राइट, और एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। सी, फर्स्ट लेक्चर में वी स्टार्टेड विद द बेसिक स्टडी ऑफ इकोलॉजी कि इकोलॉजी क्या होता है, द डेफिनेशन, द मीनिंग। देन वी हैड अ डिस्कशन ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, दैट वाज ऑर्ट इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी एंड हैबिटेट इकोलॉजी। इसके अलावा वी हैड अ डिस्कशन ऑन द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल, किस तरीके से साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होता है अप टू द लेवल ऑफ बायोस्फीयर। देन वी हैड अ डिस्कशन अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज द रेलेवेंस ऑफ इकोलॉजी फॉर मैन, राइट। एंड इसके अलावा हमने कुछ और इम्पॉर्टेंट माइनर टॉपिक्स देखे थे एंड देन वी हैड वन सैम्पल क्वेश्चन इन द फर्स्ट लेक्चर। Similarly, in the second lecture, we had a discussion about the natural resources। ठीक है, हमने पढ़ा था अबाउट द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से उनका डिप्लीशन होता है, डिफॉरेस्ट्रेशन, रिफॉरेस्ट्रेशन एंड एफॉरेस्ट्रेशन, ये सारे फिनोमेना क्या होते हैं। देन वी हैड अ डिस्कशन ऑन द वाटर रिसोर्सेज, राइट, कैसे ग्राउंड वाटर में कंटेमिनेशन आ रहा है, क्या क्या उसके पीछे कॉजेज रिस्पॉन्सिबल हैं, हम अपने वाटर रिसोर्सेज को किस तरीके से जुडिशियसली यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। देन वी हैड अ वर्ड अबाउट द फूड रिसोर्सेज, यहाँ हमने फूड सिक्योरिटी की बात की थी। देन वी हैड अ डिस्कशन ऑन द एनर्जी रिसोर्सेज, राइट, यहाँ हमने बात की थी रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी की। And then towards the end we had a discussion about the land resources, right, कि क्यों लैंड रिसोर्सेज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है डेजर्टिफिकेशन का फिनोमेना, राइट, ये सारी बात की थी हमने। देन हमने बात की थी अपने थर्ड लेक्चर में अबाउट द वेरियस फिजिकल, क्लाइमेटिक एंड सोशल एलिमेंट्स जो कि प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन को और क्रॉप के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, राइट। And after that, towards the end, we took a question which was also a topic indeed. वो था हमारा various different एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के ऊपर, राइट, कि इंडिया में कौन कौन से डिफरेंट 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, हमने उसकी बात की थी। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जब हम स्टेट स्पेसिफिक पढ़ेंगे तो मैं मिसलेनियस के हेड के अंदर आपको अलग अलग स्टेट्स के भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कवर कराऊंगा। जैसे यूपी के 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, सिमिलरली कुछ बिहार के होते हैं, राइट, कुछ मध्य प्रदेश के होते हैं। सो वी विल स्टडी देम ऑल्सो सेपरेटली, मगर मिसलेनियस के हेड के अंदर, राइट। चलिए अब एक बार जरा डिस्कस करते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हमें बेसिकली स्टडी करना है एग्रो इकोलॉजी को। ये पूरा लेक्चर आपका एग्रो इकोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रो इकोलॉजी। फिर हम पढ़ेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रो इकोलॉजी, राइट। देन वी विल स्टडी कि किस तरीके से फार्मिंग सिस्टम्स को आप डिज़ाइन कर सकते हैं एग्रो इकोलॉजी को अपना बेस बना के।
देन हम पढ़ेंगे कि जो फार्मिंग सिस्टम आपने डिज़ाइन करे उनके मेन एग्रो इकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हैं, किस तरीके से वो अफेक्ट करते हैं हमारी एग्रीकल्चरल इकोलॉजी को। देन वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट द वेरियस रूरल सोशल मूवमेंट्स जो कि एग्रो इकोलॉजी से कंसर्न्ड हैं और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन द टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी इन एग्रो इकोसिस्टम्स कि कितने टाइप की डाइवर्सिटी होती है एग्रो इकोसिस्टम के अंदर। Then we will have a discussion on the United Nations Food and Agriculture Organization UNFAO के द्वारा दिया गया 10 एलिमेंट्स ऑफ एग्रो इकोलॉजी। ये मैंने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आपके लिए लिए हैं, राइट। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं 10 एलिमेंट्स। देन वी हैव द एग्रो इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। फिर हम पढ़ेंगे द इम्पैक्ट्स ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑन द क्रॉपिंग पैटर्न और एग्रीकल्चर कि किस तरीके से बदलता वातावरण आपके क्रॉपिंग पैटर्न को या एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है। एंड टुवर्ड्स द एंड हम बात करेंगे कौन से फैक्टर आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। एंड देन वी विल हैव अगेन वन सैम्पल क्वेश्चन फॉर द डे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। So, first we have is agroecology. देखिए, agroecology is a science that draws on social, biological and agricultural sciences. एक साइंस है जो सोशल, बायोलॉजिकल और एग्रीकल्चर साइंसेस को बेस बना के काम करती है। इन तीनों को इंटीग्रेट करती है किसके साथ? ट्रेडिशनल नॉलेज और फार्मर्स की नॉलेज के साथ। मतलब बेसिकली जो हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स हैं हम उन्हें कंबाइन करते हैं हमारी अपनी यानी कि फार्मर्स की ट्रेडिशनल नॉलेज एंड इम्प्लीमेंट्स के साथ। इसकी हेल्प से हमारे पास जो बनता है ये होता है एग्रो इकोलॉजी, राइट। नाउ देयर इज़ वन स्ट्रैटेजी विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, वो होती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को डिज़ाइन करने की, राइट। इससे क्या होता है कि आप डाइवर्सिटी को ला सकते हैं, मतलब इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में और आपके सराउंडिंग लैंडस्केप में। और ये आपकी क्रॉप की जो यील्ड है उसको भी इंक्रीज करता है और जो आपके लैंड की प्रोडक्टिविटी है उसको भी मैनीफोल्ड बढ़ा देता है, राइट। चलिए अब बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रो इकोलॉजी, ठीक। सबसे पहला होता है एग्रो पॉपुलेशन इकोलॉजी। देन वी हैव इंडिजीनियस एग्रो इकोलॉजी। देखते हैं ये क्या होते हैं। जो एग्रो पॉपुलेशन इकोलॉजी की अप्रोच है इसमें जो आपका मेन थ्रस्ट रहता है वो रहता है पॉपुलेशन, मतलब डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, मतलब ऑफ सेम काइंड लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये होता है पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें हम पॉपुलेशन को अपना बेस बना के एग्रो इकोलॉजी की स्टडी करते हैं, ओके। और ये जो है आपके ओडम के अप्रोच से डिफरेंट है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि ओडम का जो स्पेसिफिक टॉलरेंस कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। अगर आपको उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है तो एक बार आप वो लेक्चर दोबारा देखिए, तब भी अगर डाउट है तो आप उसे कमेंट्स में लिखिए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट, लगन एक बार लेक्चर नंबर 3 देखने के बाद, ओके। नेक्स्ट वी हैव इस इंडिजीनियस एग्रो इकोलॉजी। ये कॉन्सेप्ट जो है ये दिया था जोसेफ गैरी ने, राइट। इन्होंने क्या किया ये बताया कि इंटीग्रेटेड एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस जो हैं, जो कि पुराने लोग जो इंडिजीनियस लोग हैं जो फार्मर्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट, वो ही मेन एग्रो इकोलॉजी है। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने रिसोर्सेज को, अपनी लैंड को सेव कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं और उससे जो प्रोडक्टिविटी है वो ले सकते हैं, राइट। चाहे वो फूड की टर्म्स में हो, चाहे वो फॉडर की टर्म्स में हो, चाहे वो कमर्शियल यूटिलाइजेशन के प्रोडक्ट्स हो, राइट। और यही आपका बोथ बायोडाइवर्सिटिकल एंड कल्चरल पर्पस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सोशल पर्पस, इसको भी सेटिस्फाई करता है। ये है इंडिजीनियस एग्रो इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन वाइज आपको क्या लिखना है वो मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बट एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है कि ये क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज inclusive agroecology. See,
इसमें क्या है कि एग्रो इकोलॉजी को एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इस तरीके से व्यू वाला जो अप्रोच है इसको नहीं रखा है और इसको पूरा ही एक नया ब्रांच दे दिया है। ठीक है, ये आपको जो है दिया गया था जोस्विकी ने, राइट। ये इनका थोड़ा अजीब सा नाम है और ये इनके नाम की स्पेलिंग है जोस्विकी। ठीक है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था और कहा था कि हमें एग्रो इकोलॉजी को सेपरेटली एक डिसिप्लिन बना के डील करना चाहिए, क्योंकि यही जो है हमारा बेसिस बनाता है लैंड प्लानिंग का एंड लैंड यूजेज साइंस का। ठीक है, और इसमें क्या है कि उन्होंने बोला कि जो नेचुरल इकोलॉजी है और एग्रो इकोलॉजी है, ये दो हेड्स होने चाहिए इकोलॉजी के अंदर, एक नेचुरल और एक एग्रो। जिसमें नेचुरल के अंदर हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है, और एग्रो इकोलॉजी जो है इसको हम लैंड यूज साइंस का बेस बना के चलेंगे। यही अप्रोच है इंक्लूसिव एग्रो इकोलॉजी का। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द डिज़ाइन ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स बेस्ड ऑन एग्रो इकोलॉजी। किस तरीके से आप फार्मिंग सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं एग्रो इकोलॉजी को अपना बेस बना के। देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग 5 प्रिंसिपल्स। पहला क्या है? एनहांस द रिसाइकलिंग ऑफ बायोमास। जो बायोमास का रिसाइकलिंग है उसको आपको इंक्रीज करना है। जो अवेलेबिलिटी है न्यूट्रिएंट्स की उनको आपको ऑप्टिमाइज करना है, मतलब सही तरीके से लेना है, राइट। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि करेक्ट यूटिलाइजेशन, करेक्ट यूटिलाइजेशन, ताकि ना बहुत ज़्यादा एक्सेस हो ना ही बहुत ज़्यादा डेफिसिट हो, एक लेवल मेंटेन रहे यूटिलाइजेशन का, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, और जो आपका न्यूट्रिएंट्स का फ्लो है वो बैलेंस रहे, मेंटेन रहे, ये भी हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, सेकंड है इसमें सिक्योरिंग द फेवरेबल सॉइल कंडीशंस फॉर प्लांट ग्रोथ, राइट। जो सॉइल कंडीशंस हैं वो फेवरेबल रहनी चाहिए, मतलब सूटेबल रहनी चाहिए प्लांट को ग्रो करने में, हेल्प करने में। ये किस तरीके से होगा? जो आपका SOM है, SOM क्या होता है? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम सॉइल ऑर्गेनिक कंटेंट भी कहते हैं, या फिर हम इसको SCC कहते हैं, सॉइल कार्बन कंटेंट। ठीक है, ये जो है अगर आप इसको प्रॉपरली मैनेज करते हैं, ठीक है, तो जो आपकी सॉइल के अंदर की बायो एक्टिविटी है, मतलब कि जो आपके सॉइल के अंदर के न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट, और जो बायोलॉजिकल एजेंट्स, जो लिविंग एजेंट्स आपके सॉइल के अंदर हैं, अगर सपोज बहुत ज़्यादा सलाइनिटी होगा, राइट, तो ये बायो एक्टिविटी जो है ये ग्रेटली रिड्यूस हो जाएगी। तो हमें सॉइल को प्रॉपरली मैनेज करना है, मेंटेन करना है, उसमें ऐसे एजेंट्स डालने हैं कि ना ही उसकी एसिडिटी बहुत हाई हो ना ही उसकी एल्कलाइनिटी बहुत हाई हो, राइट, ताकि जो बायोटिक एक्टिविटी है सॉइल की वो ऑप्टिमम मेंटेन रहे। ओके, ये था सेकेंड पॉइंट हमारा। नेक्स्ट है मिनिमाइज द लॉसेस ड्यू टू फ्लोज ऑफ सोलर रेडिएशन, एयर एंड वाटर बाय द वे ऑफ माइक्रो क्लाइमेट मैनेजमेंट। मतलब जो पर्टिकुलर आपका प्लांट है उसका इमीडिएट एनवायरनमेंट जो है वो सूटेबल रहना चाहिए, इसको बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट मैनेजमेंट। वाटर हार्वेस्टिंग पता है आपको, एंड सॉइल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। जब हम सॉइल साइंसेस का चैप्टर पढ़ेंगे, आई बिलीव मैंने आपको बताया था जो हमारा ओपनिंग लेक्चर था कि हम सॉइल साइंसेस काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। आई बिलीव 6 to 8 लेक्चर्स में हम ये कवर करेंगे। वहाँ हम पूरा एक लेक्चर रखेंगे कि जो सॉइल मैनेजमेंट है इसका आखिर मतलब क्या होता है, ये होता क्या है, राइट। और ये कैसे होगा? सॉइल कवर इंक्रीज करके। सॉइल कवर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्या? कवर क्रॉप्स। और कवर क्रॉप्स मैंने आपको थर्ड लेक्चर में टूवर्ड्स दी एंड जब क्वेश्चन कराया था तो मैंने समझाया था कि कवर क्रॉप्स क्या होता है। तो आप थर्ड लेक्चर एक बार देखिए कि क्या होता है कवर क्रॉप्स। नेक्स्ट वी हैव इज द स्पीसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रो इकोसिस्टम। ठीक है, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ सेकेंड लेक्चर में कि क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन, जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन एंड स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, राइट। ये आपको वहाँ पे देखना होगा, और ये जो है आपको फील्ड लेवल पे एंड लैंडस्केप लेवल पे दोनों पे करना होगा। ठीक है,
नेक्स्ट वी हैव इज एनहांस द बेनिफिशियल बायोलॉजिकल इंटरैक्शन, मतलब सिम्बायोटिक इंटरैक्शंस जिसमें दोनों मेंबर्स का फायदा हो, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक इंटरैक्शंस अमंग द एग्रोबायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट्स, thus resulting in the promotion of key ecological processes and services। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल प्रोसेस एंड सर्विसेज हैं उनका प्रमोशन हो, वो सक्सेसफुली एंड सस्टेनेबली चले, राइट। नाउ हाउ विल यू डिज़ाइन द फार्मिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द मेन एग्रो इकोलॉजिकल इफेक्ट्स, इसकी बात करते हैं एक बार। एक तो है आपका क्रॉप रोटेशन, राइट। इसमें क्या होता है कि आपने सपोज एक लिया सीरियल प्लांट, एक लिया लेग्यूम प्लांट। अब आपने एक सीजन में लगाया सीरियल, अगले में आपने लगाया लेग्यूम, तो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है सॉइल से वो अलग अलग है। तो अगर ये न्यूट्रिएंट कंपोनेंट 1 और 2 को हाई कंज्यूम कर रहा है तो इस टाइम में 3 और 4 का रेप्लेनिशमेंट हो जाएगा, और ये 3 और 4 को हाई कंज्यूम कर रहा है तो इस टाइम में 1 और 2 का हो जाएगा, और अगले साइकिल में आपकी सॉइल वापस सीरियल्स के लिए सूटेबल हो जाएगी। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो वीड्स हैं वो भी बीच में कट जाएंगे, राइट। और जो पेस्ट हैं या डिसीजेज हैं उनकी भी अकरेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ये फ़ायदे होते हैं क्रॉप रोटेशन के। नेक्स्ट वी हैव हियर इज पॉलीकल्चर। सी, पॉलीकल्चर में क्या होता है, एक ऐसा क्रॉपिंग सिस्टम है जहाँ पे सर्टेन डिस्टेंस में, सपोज ये इतना बड़ा आपके पास एक फील्ड है, ये बीच में हल्का सा डिफरेंस है, और इस सर्टेन डिस्टेंस पे आपने कई सारे अलग अलग कल्चर, बेसिकली 2 3 या 4 कल्चर लगा रखे हैं, ये होता है पॉलीकल्चर। इससे क्या है, यहाँ पे एक बायोलॉजिकल कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन होता है जिससे ये इसके लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और ये इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एंड ओवरऑल जो सिस्टम है वो सिम्बायोटिकली सस्टेन करता है, मतलब एक दूसरे की ग्रोथ में ये दोनों हेल्प करते हैं। इससे क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी है वो तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में जो स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ती है, ठीक है। एंड डेफिनेटली जो पेस्ट वगैरह है वो आपके कंट्रोल रहते हैं, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में जो है उनका यूजेज वो इफेक्टिव रहता है, हाई रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स। सी, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ट्रीज़ हैं, राइट, जो बड़े ट्रीज़ हैं उनको हम ग्रो करते हैं स्मॉल एनुअल क्रॉप्स के साथ, और जो इनका माइक्रो क्लाइमेट है वो कुछ हद तक तो सेल्फ रेगुलेटरी होता है, रिमेनिंग हम यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जितने भी फिनोमेना हैं, जैसे न्यूट्रिएंट अपटेक हो गया, या नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, या फिर पोटाशियम का या फॉस्फोरस का जो साइकिल रेगुलेशन हो गया, ठीक है, ये सारे फिनोमेना एक सही तरीके से चलते रहते हैं। और ये सब अगर सही होगा तो जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिसाइकल हो जाएंगे, रेप्लेनिश भी हो जाएंगे, राइट। और जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर SOM कंटेंट है वो भी आपका हाई रहेगा, ठीक है। ये होता है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव द फिनोमेना ऑफ कवर क्रॉप्स एंड मल्चिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने ग्रास एंड लेग्यूम्स को साथ में यूज़ करा, तो ये आपका सॉइल इरोजन जो होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है और सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट है, यानी कि वीड्स है, हम पढ़ेंगे वीड्स में कल्चरल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल क्या होता है वीड का, तो उसमें जो बायोलॉजिकल कंट्रोल वाला है ये इसमें आपको हेल्प करेगा। इससे क्या होगा, जो वीड्स हैं वो सप्रेस्ड रहेंगे, जो सॉइल क्वालिटी है वो हाई रहेगी, तो डेफिनेटली आपके क्रॉप का परफॉर्मेंस मतलब यील्ड या प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी, राइट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज ग्रीन मैन्योर्स। इसमें क्या होता है, जो आपके फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स हैं जब वो आप इस तरीके से सो करते हो कि वो बेयर सॉइल को कवर कर ले, तो इनका जो फॉइलेज है, जो सैप है, वो वीड को अपने आप ही रिमूव कर देता है और आपकी फील्ड से जो वीड हैं वो चले जाते हैं, और जो इनकी रूट्स हैं वो सॉइल को फर्मली होल्ड रखते हैं। तो जो सॉइल इरोजन का फिनोमिना है, वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप लेयर, वो भी नहीं होता है, राइट। और ये क्या करते हैं, आपकी सॉइल को वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स भी रिटर्न करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे तो जो भी नाइट्राइट या नाइट्रेट हैं
राइट, वो आपकी सॉइल को रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली जो और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं ये उनका भी फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये आपको जो है जनरली जो ग्रासेस हैं वहाँ पे ये कॉमनली देखने को मिल जाता है। राइट, नेक्स्ट वी हैव द क्रॉप लाइफ स्टॉक मिक्सचर। इसमें क्या है, हाई बायोमास आउटपुट मिलता है आपको, और जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग है वो इफेक्टिवली यहाँ पे मेंटेन रहती है कि जो आपका सॉइल है वो हमेशा न्यूट्रिएंट से एनरिच्ड रहे। इसमें जो आपका क्रॉप है और जो आपका लाइफ स्टॉक है, मतलब कि जो आपके एनिमल्स हो गए, जैसे आपका कोई कैटल हो गया, आपका शीप हो गया, राइट, इनका जो है एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन काम करता है। बिकॉज इवन जो एनिमल का डंग है उसके अंदर भी काफ़ी सारे इफेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तभी हम उससे खाद या मेन्योर बनाते हैं। राइट, तो ये आपके जो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स की एनरिचनेस है उसको हाई रखने में हेल्प करता है, एंड डेफिनेटली उसके बाद प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द एग्रो इकोलॉजी एंड द रूरल सोशल मूवमेंट्स। ओके, सी, एग्रो इकोलॉजी जो है इट शुड बी कंपैटिबल विद द राशनाले ऑफ द पीजेंट्स, मतलब जो फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उनको मतलब फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, उनके राशनाले से एग्री करना चाहिए। सो उनकी जो फूड सोवर्निटी है उसका फ्रेमवर्क को वो मेंटेन करने की एक स्ट्रैटेजी है कुछ कारणों से। क्या क्या वो रीजंस हैं? नंबर वन, it provides the methodologies that allow the development of technologies closely tailored to the needs and circumstances of the specific peasant communities। मतलब जो पर्टिकुलर पीजेंट कम्युनिटीज़ हैं उनकी नीड्स को केटर करने के लिए, उनकी नीड्स को अटेंड करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करता है जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो, जो उनके क्रॉप के लिए फ़ायदेमंद हो, उनकी यील्ड या प्रोडक्टिविटी को हाई रखे। राइट, now agroecological techniques and designs are socially activating since they require high level of popular participation। see, as we studied agroecology में क्या है, जो आपका बेसिक कन्वेंशनल अप्रोच है वो तो है ही, जो मॉडर्न अप्रोच है वो भी है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ कन्वेंशनल अप्रोच, जो पॉपुलर फार्मर्स का पार्टिसिपेशन है वो हमारे पास हमेशा मेंटेन रहेगा ही रहेगा, और जो मॉडर्न अप्रोच है ये यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो इसमें हमारे डबल फायदे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्रो इकोलॉजिकल टेक्निक्स आर कल्चरली कंपैटिबल। डेफिनेटली कल्चरली कंपैटिबल होगा कि फार्मर्स को कोई कल्चरल प्रॉब्लम इसमें नहीं फेस करनी पड़ेगी कि वो उनके कल्चर के अगेंस्ट जा रहा है, बिकॉज जो फार्मर्स का ट्रेडिशनल नॉलेज है वही यहाँ पे इन्वॉल्व है। राइट, तो ये इसका बेस है, बेसिकली ट्रेडिशनल नॉलेज बेस है, इसी के ऊपर टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने मॉडर्न मेथड्स बनाए हैं और यही हमारा एग्रो इकोलॉजी है। तो फार्मर्स भी इससे एग्री करेंगे। नाउ द प्रैक्टिस आर इकोलॉजिकली साउंड ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच भी इन्वॉल्व है, और मॉडर्न अप्रोच जो है वो डेफिनेटली एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है, कीपिंग इन टू व्यू द करेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये जो आपका पीजेंट्स का इकोसिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करने में, रेडिकली मॉडर्नाइज करने में, मॉडिफाई करने में हेल्प करेगा, और जो आपका फार्म मैनेजमेंट है ये इसमें भी बहुत हद तक हेल्प करता है, एंड इससे क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, द अप्रोचेज आर इकोनॉमिकली वायबल, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, फार्मर्स के लिए पॉकेट फ्रेंडली अप्रोचेज हैं, एंड कई सारी सब्सिडीज़ वगैरह जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करी जाती हैं, कई सारे रिबेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। राइट, इवन जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका जो इंट्रोडक्शन है वो भी काफ़ी लेस प्राइस पे फार्मर्स के लिए करा जाता है। तो ये सारे एडवांटेजेस भी यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं, एंड ये क्या है, लोकल रिसोर्सेज पे और इनपुट्स पे ही डिपेंड करता है, इसीलिए ये फार्मर फ्रेंडली भी रहता है, और फार्मर्स इसको रेडिली एक्सेप्ट कर लेते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ को। नाउ वी हैव व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी इन द एग्रो इकोसिस्टम्स। देखिए, एक होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, फिर होता है वर्टिकल डाइवर्सिटी, फिर होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखते हैं अब, जो नंबर ऑफ स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज हैं किसी एक एग्रो इकोसिस्टम में। ठीक है, ये एक एग्रो इकोसिस्टम है, यहाँ पे कुछ ये स्पीसीज हैं, कुछ ये स्पीसीज हैं, कुछ ये वाले स्पीसीज हैं, ये पूरा मिलके बनाते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। देन वी हैव वर्टिकल डाइवर्सिटीज़, इसमें क्या होते हैं, जितने लेवल पे आपके टेक्सोनॉमिकल यूनिट्स या फिर कितने जो स्ट्रेटा आपके एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हो
या चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हो। ठीक है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज ये बेसिकली बॉटनी का पोर्शन है, मगर ये सब भी होता है। ये बेसिकली आपका वर्टिकल डाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करता है, सिग्निफाई करता है। जिन लोगों ने बॉटनी पढ़ा होगा उनको इसका बेहतर आइडिया होगा कि ये किस तरीके से होता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसमें क्या है, डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन दी एग्रो इकोसिस्टम। ठीक है, कि किसी भी एग्रो इकोसिस्टम में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, यानी कि जो आपका जर्म प्लाज्म है, बेसिकली जो जर्म प्लाज्म है ये आपका सोमैटोप्लाज्म जो है, हम उसको भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ये दोनों ही मिलके आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी को फॉर्म करता है, जर्म प्लाज्म एंड सोमैटोप्लाज्म। ठीक है, नाउ दिस कैन बी बोथ इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक डाइवर्सिटी, जो मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में कि इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक डाइवर्सिटी क्या होता है, राइट। Next, we have functional diversity, मतलब diversity on the basis of the different functions and the complexity of interactions involved, energy flow, and the material recycling between the components of agroecosystem। जैसे मेज, बीन्स एंड स्क्वैश पॉलीकल्चर में हो गया। ठीक है, देन यू हैव टेम्पोरल डाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है कि जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं एक एग्रो इकोसिस्टम में, विच आर बेसिकली द सीजनल चेंजेस ड्यू टू द टेम्परेचर एस्पेक्ट्स और द इफेक्ट्स। ठीक है, वहाँ पे जो चेंजेस हैं, जो एक हेट्रोजेनिटी आपको देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल डाइवर्सिटी। और यही आपकी जो है स्पेशियल भी कहलाती है, स्पेशियल डाइवर्सिटी भी हम इसी को कहते हैं। ठीक है, जैसे विंटर्स में अलग होगा, समर्स में अलग होगा, ये आपका टेम्पोरल या स्पेशल डाइवर्सिटी के अंदर आता है। आई होप क्लियर होगा आपको यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब हम डील करते हैं यूएनएफएओ के क्या क्या 10 एलिमेंट्स हैं एग्रो इकोलॉजी के। ठीक, फर्स्ट रहेगा आपका डाइवर्सिटी। पता है डाइवर्सिटी मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीसीज पाए जाएं एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन में, यही वहाँ की डाइवर्सिटी को, वहाँ की रिचनेस को आइडेंटिफाई करता है। नाउ डाइवर्सिफिकेशन इज द की टू एग्रो इकोलॉजिकल ट्रांजिशंस टू एंश्योर that food security and nutrition are there while conserving, protecting and enhancing the natural resources। ठीक है, किसी भी एग्रोक्लाइमेटिक रीजन के अंदर जो अलग अलग टाइप के स्पीसीज प्रेजेंट हैं, वही वहाँ की डाइवर्सिटी को सिग्निफाई करते हैं। यही इंश्योर करते हैं कि जो आपकी सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो रिटेन रहे, आपकी जो लैंड है वो बैरन में ना कन्वर्ट हो, एंड साथ में जो फूड सिक्योरिटी चाहिए वो भी रहे, और नेचुरल रिसोर्सेज वो भी कंजर्व्ड रहें, वो डिप्लीट ना हो, वो रिप्लेनिशेबल फॉर्म में रहें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास को क्रिएशन एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज, राइट। सी एग्रीकल्चर इनोवेशंस जो हैं दे रिस्पॉन्ड बेटर टू द लोकल चैलेंजेस when they are co-created through the participatory processes, right। देखिए, जो अलग अलग पार्टिसिपेटरी प्रोसेस होते हैं अलग अलग लेवल्स पे, चाहे वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो, चाहे वो सेल्फ टेकन हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से हो, चाहे वो एनजीओस के हों, या चाहे वो केवी केस के हों, राइट, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं चाहे वो वहाँ के हों, ये सब अगर आपस में कोऑपरेट करके चलेंगे और अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, तभी इफ़ेक्टिव एक हम अप्रोच बना पाएंगे जो सबके लिए एग्रीएबल होगा और विलिंग होगा। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि को क्रिएशन एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज जो है मेंटेन रहे। ये भी एग्रो इकोलॉजी को सस्टेन करने में हेल्प करता है, राइट। ये देखिए जो टर्मिनोलॉजी है ना जो मैं करवा रहा हूँ आपको, ये एग्जैक्ट यूएनएफएओ के डॉक्यूमेंट से ली गई है। जो आपके एग्जाम के लिए एग्रो इकोलॉजी में से अगर कोई एक सेंसिबल क्वेश्चन बनना है तो वो इसी यूएनएफएओ की टर्मिनोलॉजी से बनेगा इस बार, राइट। ये 10 टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे कि ये टर्म्स क्या हैं, बिकॉज ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में दिए हुए हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज इट इज़ याद करना आपके लिए। एंड इन्हें इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं करता हूँ आपको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज सिनर्जीज। देखिए सिनर्जी का मतलब होता है सिनर्जेस्टिकली काम करना। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनर्जेस्टिकली काम करना? इसका मतलब होता है कि
जो अलग अलग आपके पास स्पीसीज हैं या अलग अलग आपके पास टेक्सोनॉमिकल यूनिट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके सिम्बायोटिकली काम करें, मतलब एक दूसरे को नेगेटिव कंपटीशन ना दें और एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली इंटरेक्ट करके ग्रो करें। ये मतलब होता है सिनर्जी का। इससे क्या होता है, जो इकोसिस्टम है वो एक हेल्दी मेंटेन रहता है एंड ये प्रोडक्शन को और मल्टीपल इकोसिस्टम सर्विसेज को सपोर्ट करता है। ठीक है। एंड जो आपका फूड सिक्योरिटी है, सिनर्जी जो है आपका, उसमें भी हेल्प करता है। राइट। नेक्स्ट यू हैव इज एफिशिएंसी। देखिए, इनोवेटिव एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस प्रोड्यूस्ड मोर यूजिंग लेस एक्सटर्नल रिसोर्सेज। अगर आपकी एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिस जो है वो इफेक्टिव है तो क्या होगा, देखिए अगर आपके पास एक मशीन है और आपकी मशीन की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, आपको कम रॉ मटेरियल इनपुट करना पड़ेगा और जो आपको यूज़फुल प्रोड्यूस है वो ज़्यादा मिलेगा। यही बात यहाँ भी हो रही है। मशीन की जगह पे है आपकी एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। अगर ये इफ़ेक्टिव हैं, सही तरीके से आप कर रहे हैं, तो आप कम रिसोर्सेज डाल के जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं ज़्यादा प्रोड्यूस ले सकते हैं। ये मतलब होता है एफिशिएंसी का। नेक्स्ट यू हैव इज न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। अब यहाँ पे रिसाइकल भी आता है, रीयूज भी आता है। राइट। अगर आप सही एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस रखते हैं तो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने आप ही रिसाइकल हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट वी हैव इज रिसिलियंस। रिसिलियंस का मतलब क्या होता है कि जो आपका क्रॉप है वो एडवर्स कंडीशंस में भी ग्रो कर सके। राइट। और यहाँ भी कुछ तो क्रॉप के इनहेरेंट फीचर्स होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं एडवर्स कंडीशन में ग्रो करने में, और कुछ होता है कि जो आपने फार्म प्रैक्टिसेस लगाई हैं। जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे फार्म प्रैक्टिसेस, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसी होती हैं फार्म प्रैक्टिसेस जो एक क्रॉप के लिए बेनिफिशियल रहती हैं। और यही बेसिकली आपकी एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमने ऊपर डील करी है इसी लेक्चर में। राइट। यही उस पर्टिकुलर क्रॉप की रिसिलियंस को डिसाइड करता है और उसके बाद ही आप सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर सप्लाई इंश्योर कर सकते हैं। राइट। ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट यू हैव इज द ह्यूमन एंड सोशल वैल्यूज। अब ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि जो एग्रो इकोलॉजी है वो बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। तो जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है ये फार्मर्स को इंश्योर करता है कि जो उनकी पुरानी ह्यूमन एंड सोशल वैल्यूज़ हैं वो प्रोटेक्टेड रहे, और साथ में जो उनको एक सोशल सपोर्ट चाहिए लाइवलीहुड अर्न करने के हिसाब से वो भी इनको बराबरी से मिलता रहे। तो इससे भी क्या है, वो सस्टेनेबली फूड वगैरह प्रोड्यूस करते रहेंगे। एंड फ़ायदा ये होगा कि जो आपके फार्मर्स हैं, जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, वो अर्बन सेंटर्स में मूव करके अपना प्रोफेशन एज अनस्किल्ड लेबरर चेंज नहीं करेंगे। राइट। इसके अलावा व्हाट वी हैव इज द कल्चरल एंड द फूड ट्रेडिशंस। इसमें क्या होता है, बाय सपोर्टिंग हेल्दी डाइवर्सिफाइड एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट डाइट्स एग्रोइकोलॉजी कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी। दिस वी सेड अर्लियर। कैसे? एंड जो न्यूट्रिशन एंड रिचनेस है वो भी रहती है। अब इसमें क्या होता है, वी हैव प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिशनल हंगर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अगर सही एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस आप फॉलो करेंगे तो न्यूट्रिशनल हंगर नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी डाइट में प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो कम है। राइट। तो ये न्यूट्रिशनल हंगर है कि खाना आप बराबर खा रहे हैं लेकिन जो प्रोटीन है वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है। तो अगर आपकी सही एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं तो ये न्यूट्रिशनल हंगर नहीं होगा, जिसके बाद प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, एनर्जी माल न्यूट्रिशन, कैलोरी माल न्यूट्रिशन भी नहीं होगा। राइट। नेक्स्ट वी हैव इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का भी हमें अप्रोच चाहिए और इफेक्टिव गवर्नेंस के मैकेनिज्म्स चाहिए अलग अलग स्केल पे, चाहे वो आपका लोकल लेवल यानी कि पंचायत लेवल पे हो या फिर म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे हो, या फिर आपका जो एक हायर लेवल है दैट इज द नेशनल लेवल, मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे हो। हमें हर तरीफ से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए ताकि जो फार्मर्स हैं वो इफेक्टिवली एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को सस्टेन कर सकें। राइट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज सर्कुलर एंड सॉलिडारिटी इकोनॉमी।
अब इसमें क्या होता है कि जो एक इकोनॉमी है वो आपके सर्कुलर फॉर्म में मेंटेन रहती है, कि फार्मर ने कुछ प्रोड्यूस करा, उसने वो ले जाके मार्केट में बेचा, उसको वहां से इफेक्टिव रेवेन्यू मिला, और उसने वापस से अपनी एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस के अंदर जो है उस पैसे को इन्वेस्ट करा वापस से, राइट। ये होता है मतलब सर्कुलर इकोनॉमी का। और ये क्या करता है, आपके प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को इफेक्टिवली लिंक करता है इनोवेटिव सॉल्यूशंस की हेल्प से, राइट। इन सब की डेफिनेशन जो है वन लाइन की मैंने नीचे दे रखी है, ये आपको एक बार देखनी पड़ेगी। एंड सबको समझा मैंने आपको दिया है कि इसका आखिर में मीनिंग क्या होता है। रीड करने के लिए आप एक बार वीडियो पॉज करके इन सब की डेफिनेशन को रीड कर सकते हैं। बाकी सारा मैंने आपको एक बार समझा दिया है कि कौन से 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यूएनएफएओ के। ओके, अब हम डील करते हैं एग्रो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स के, राइट। देखिए, स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी लीड्स टू चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न। ओके, वी नो इट। नाउ हायर द लेवल ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज लीड्स टू हायर द लेवल ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी। जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो हाई होगा, ठीक है। जैसे ही टेक्नोलॉजी आपकी एडवांस होती रहेगी, फार्मर्स जो हैं, जो अभी सब्सिस्टेंस हैं, सिर्फ मतलब बहुत कम उनका प्रॉफिट मार्जिन है, सिर्फ जीने मात्र गुजारा उनका चल रहा है, वो आपके कमर्शियल फार्मर्स बन जाएंगे। उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज होगा एग्रो इकोलॉजी को यूज करके। देन यू हैव इज थ्रू दीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो हायर रिटर्न गिविंग क्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, और जो लो रिटर्न गिविंग क्रॉप्स हैं वो जो है थोड़े से डिप्रेस हो जाएंगे। बट ओवर हियर देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस, कि जो इंटेंसिव कैश क्रॉप्स हैं वो भी रहें, एंड जो न्यूट्रिशनल क्रॉप्स हैं जिनका चाहे रिटर्न कम है लेकिन वो न्यूट्रिशनल क्रॉप्स हैं, उन दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन रखने की यहाँ पे हमें ज़रूरत है। नाउ हायर लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, that is the unsustainable development, leads to the higher environmental hazards, that is the environmental degradation। ठीक है, तो जो प्रैक्टिसेस हैं आपकी वो ऐसी होनी चाहिए कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो भी ना हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑन द क्रॉपिंग पैटर्न और द एग्रीकल्चर। अब इसमें क्या होता है, कुछ सर्टेन ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। उनके कारण से एनवायरनमेंट चेंज होता है और इससे ही ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और इसी को हम ओवरऑल कहते हैं क्लाइमेट चेंज। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है क्लाइमेट चेंज, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं लोकल एंड नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। अब एक होता है GCM मॉडल, विच इज़ द जनरल सर्कुलेशन मॉडल। ये मॉडल क्या कहता है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक फीचर्स जो हैं और जो अपर लेयर्स ऑफ ओशंस हैं, मेजर बायोलॉजिकल फीडबैक लूप्स हैं, आइस एंड स्नो फील्ड हैं और उनका फ्लक्चुएशंस हैं। इनके साथ साथ जो वाटर का हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, मतलब रेन का, मतलब प्रेसिपिटेशन का, सॉइल रन ऑफ, क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये सब मिल के आपके क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। यही मतलब होता है जनरल सर्कुलेशन मॉडल का। जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो यहाँ पे दी हुई है, एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है एक बार, राइट। नाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। पहला होता है फर्टिलाइजिंग इफेक्ट, उसमें जो आपका एटमॉस्फेरिक CO2 है वो प्लांट ग्रोथ पे इफेक्ट डालता है, और ये इफेक्ट C3 प्लांट्स पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू C4 प्लांट्स, राइट। सेकेंड यू हैव इज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द वेदर। ये जो है आपका क्रॉप्स हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, उनका एग्जिस्टेंस हो गया, उनकी हेल्थ हो गया, या फिर जो उनका डिसीजेस हो गया, या फिर जो आपका सॉइल क्वालिटी हो गया, या आपका वीड्स हो गया, ये इन सब को अफेक्ट करता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में प्लांट ग्रोथ को एनहांस करता है, राइट। जनरली ये जो इफेक्ट है मैंने पहले भी बताया, C3 में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू C4। देन इट रिड्यूसेस वाटर लॉस फ्रॉम द क्रॉप प्लांट्स, जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनसे वाटर लॉस कम हो जाता है, राइट। नाउ जो इफेक्ट है एज आई मैंशन इज मोर इन C3 एज कम्पेयर टू द C4 प्लांट्स। अब जो CO2 लेवल जो है जैसे जैसे वो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद इंक्रीज करेगा, सपोज वी हैव अ बेल शेप कर्व, जब इससे ज़्यादा इंक्रीज करेगा या इससे ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट ही यहाँ से दिखाएगा आपके क्रॉप की ग्रोथ में, ठीक है। तो जिसे कहते हैं कि अति करना किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। इन द सेम मैनर
अगर CO2 लेवल भी बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट बढ़ जाए तो वो भी बेनिफिशियल की जगह हार्मफुल एस्पेक्ट शो करता है। जो लीव्स हैं उनका कार्बन कंटेंट हो जाता है रिच, नाइट्रोजन कंटेंट हो जाता है पुअर, ठीक है। और अगर रेनफॉल ज़्यादा होगा तो रन ऑफ लॉसेस ज़्यादा होंगे। जो आपका सॉइल का टॉप लेयर है, फर्टाइल लेयर, वो रन ऑफ कर जाएगा, सॉइल इरोजन होगा, और इसीलिए जो न्यूट्रिएंट्स लॉस है वो भी आपको एनकाउंटर करना पड़ सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। So with this, we are done with the main lecture and we are also done with the main portion of the ecology. यही सारे main portions हैं जो मैंने इन 4 lectures में cover करे हैं। आप एक बार और देखिएगा इन चारों lectures को। और अभी हम एक बार डिस्कस करते हैं कि how are the agro ecosystems classified in India। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। आइए एक बार देखते हैं किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे, आंसर करेंगे। सी, they are mainly classified on the basis of 4 important parameters, that are rainfall, physiography, soil and availability of irrigated water। इसमें availability भी है, साथ में जो आपका quality of water है उस पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। ये हम पढ़ेंगे इरीगेशन टॉपिक के अंदर किस तरीके से डिपेंड करता है और किस पर्टिकुलर क्वालिटी के वाटर को हम गुड क्वालिटी वाटर कहते हैं, राइट। नाउ 5 major agro ecosystems of India are arid ecosystem, rain-fed ecosystem, coastal ecosystem, hill and mountain ecosystem and irrigated ecosystem। ये 5 मेन ecosystem होते हैं इंडिया में। अब जरा बात करते हैं क्या होते हैं ये। सबसे पहले बात करते हैं एरिड ecosystem की। इसका एरिया है 38.7 MHA, राइट, मेगा हेक्टर यूनिट्स। Then you have majority of hot arid regions is located in the northwest area। जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट एरिया है वहाँ पे मेजॉरिटी ये आपके प्रेजेंट रहते हैं एरिड इकोसिस्टम, राइट। लो रेनफॉल रहती है, हाई पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन रहता है, ठीक है। जो वेजिटेशन यहाँ पे है मेनली आपको मिलते हैं ज़ेरोफाइट्स, बिकॉज जो लिक्विड वाटर कंटेंट है वो बहुत कम अवेलेबल होता है, चाहे वो आपके हॉट डेजर्ट्स में हो जैसा आपका थार वगैरह हो गया राजस्थान साइड डेजर्ट्स में, राइट, या फिर जो आपके कोल्ड डेजर्ट्स है लाइक लद्दाख एंड ऑल, चाहे वहाँ पे हो, जो लिक्विड वाटर का कंटेंट है वो बहुत कम रहता है। मेजर लाइवलीहुड जो है ये होता है आपका यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री, ओके। एंड सीसम और मस्टर्ड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द रेन फेड इकोसिस्टम। यहाँ पे जो एरिया है इट इज 67 मेगा हेक्टर यूनिट्स, ठीक है। देन एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है ये होता है 500 टू 1500 मिलीमीटर, राइट। लेकिन कुछ एरियाज में स्टिल जो रेनफॉल अमाउंट है वो इससे कम फॉल कर जाता है, राइट। सॉरगम, ग्राउंडनट और कॉटन जो है यहाँ पे कॉमन क्रॉप्स ग्रो करते हैं। जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो लो रहती है एंड इट इज ऑल्सो क्वाइट डिग्रेडेड, ओके। देन यू हैव फ्रीक्वेंट ड्राई स्पेल्स ड्यूरिंग द क्रॉपिंग सीजन ड्यू टू ब्रेक इन दी मॉनसून, ओके। मॉनसून में ब्रेक होता है इसीलिए यहाँ पे कई सारे आपको ड्राई स्पेल्स देखने को मिलते हैं क्रॉपिंग सीजन के टाइम पे। नेक्स्ट यू हैव इज द कोस्टल इकोसिस्टम। इसका जो एरिया है सबसे छोटा होता है ओनली 8 MHA। हाईली फ्रेजाइल रीजन ये है। यहाँ पे क्या है ये काफ़ी वल्नरेबल रहता है क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं वो एक तो इसमें डिस्चार्ज होते हैं। जो आपका म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है अगर आप उसको सही तरीके से ट्रीट ना करें तो वो डायरेक्टली यहाँ पे डिस्चार्ज होता है। एंड कोस्टल एरियाज में, कोस्टल इकोसिस्टम में क्या होता है, जो आपके वेरियस नेचुरल फिनोमिनाज हैं लाइक आपके जो विंड स्टॉर्म्स हैं, हेल स्टॉर्म्स हैं, या आपका सुनामी हो गया, साइक्लोन्स हो गया, ये सारे भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर करने पड़ते हैं। तो ये काफ़ी फ्रेजाइल और वल्नरेबल इकोसिस्टम एरिया रहता है, राइट। जैसे पीछे भी प्रॉब्लम हुई थी केरला साइड में, तो ये काफ़ी वल्नरेबल एरिया, ये पूरा आपका कोस्टल इकोसिस्टम का एरिया है। नाउ साइक्लोन्स, फ्लड्स एंड टाइडल वेव्स आर कॉमन। द वेस्ट कोस्ट जो है आपकी ये ज़्यादा रिसीव करती है रेनफॉल, दैट इज़ 2500 मिलीमीटर रेनफॉल। जो आपका वेस्ट कोस्ट का एरिया रहेगा ये आपका काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है एज़ कम्पेयर टू जो आपका ईस्ट कोस्ट का एरिया होता है, ठीक है।
नाउ सपोर्ट्स एक्वाकल्चर, मराइन फिशिंग, सिल्वीकल्चर एंड एग्री हॉर्टिकल्चर। ये सारी मेन प्रैक्टिसेस हैं जो हम यहाँ पे कैरी आउट करते हैं कोस्टल इकोसिस्टम के अंदर, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज हिल एंड माउंटेन इकोसिस्टम। अगेन 28 MHA, इसमें स्टीप स्लोप्स हैं, वैलीज हैं, तो रेन तो होगी लेकिन रन ऑफ लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इन्हें कंट्रोल करने के लिए आपको बंड्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, और अलग अलग मेथड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। ये मेनली जो आपके नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन है और जो आपका नॉर्थ ईस्ट सिस्टर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन, वहाँ पे पाया जाता है ये पर्टिकुलर इकोसिस्टम। एनुअल रेनफॉल इज फ्रॉम 80 मिलीमीटर जो कि लद्दाख में है, टू मोर देन 11,500 mm जो आपका नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलता है। सॉइल्स जो हैं वो एलुवियल सॉइल्स होती हैं और ये लोमी टू सैंडी लोमी में डिफर करती हैं अपने टेक्सचर में, राइट। ये होता है आपका हिल एंड माउंटेन इकोसिस्टम। नेक्स्ट वी हैव द इरीगेटेड इकोसिस्टम, दैट मीन्स जो पर्टिकुलरली इरीगेशन पे ही कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो। 52 MHA जो इन टोटल इसका एरिया है। यहाँ पे वाटर डेफिशिएंसी कभी नहीं फेस करनी पड़ती। ये आपका जो नॉर्थ इंडिया के एरिया है मेनली ये वहाँ पाया जाएगा, जैसे आपका यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार साइड हो गया, राइट। नाउ कवरिंग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ओके। आपको यहाँ पे वो कॉटन हो जाता है, वीट, शुगर केन, राइस, ये सारा बहुत कॉमनली मिलता है क्रॉप्स की फॉर्म में। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, जो आपके एक्वीफर्स फॉर्म होते हैं नीचे, यहाँ पे पोर्स होंगे, ये आपके एक्वीफर्स फॉर्म होंगे। इसमें जो नीचे की लेयर है ना, ये कभी कभी आपकी पोरस होती है, तो जो आपका पानी सीपेज होके एक्वीफर में इकट्ठा हुआ वो हो नहीं पाता और वो और नीचे निकल जाता है। दैट इज फर्दर जो उसका वाटर लीचिंग है, जो लिक्विड लीचिंग है, पोरोसिटी ज़्यादा होने के कारण वो हाई रहती है। इसीलिए जो गुड क्वालिटी एंड पुअर क्वालिटी के एक्वीफर्स हैं वो यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, राइट। एंड जो सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ होते हैं, बिकॉज जितने भी सरफेस या सब सरफेस रिसोर्सेज हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन है उसको भी सपोर्ट करना है, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी हाई रहती हैं, तो उन सबको सपोर्ट करने के चक्कर में जो सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत हाई रहती है, right? So friends, on this note, we are done finally with the lecture 4 of agriculture series also, right? इसी के साथ हमने इकोलॉजी पोर्शन खत्म कर दिया है। एंड सो वेरी सून वी विल स्टार्ट विद आवर ओन पेड ग्रुप। मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए उसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों ही पैटर्न के, दोनों के ही आपको स्पेशल नोट्स मिलेंगे, वॉइस रेफरेंसेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी। बिकॉज आप देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कंटेंट हर जगह अवेलेबल है, बट मेन जो रूट है एग्जाम क्लियर करने का, दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग। एंड आप एक बार को आंसर लिख भी लेंगे, बट देयर शुड बी अ गुड इवेल्युएटर ऑल्सो, जो आपको आपकी कमियों को बता सके। बिकॉज देखिए, कमियां आपको वही इंसान बताएगा जो चाहता है कि आप में इम्प्रूवमेंट हो, वरना अगर किसी इंसान को फर्क ही नहीं पड़ता तो उसे आपकी कमी बता के भी क्या मिलेगा। So over here at Study for Civil Services, me कुणाल and all the educators जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के यहाँ पर हैं, हम सब यही ट्राई करते हैं कि आपको आपकी कमियां बताने का ट्राई करें उस पर्टिकुलर पेड ग्रुप के अंदर। कंटेंट हम आपको फ्रीली प्रोवाइड करते हैं, आप सबके लिए वो होता है, पर जो वो स्पेशल सर्विसेज हैं वो आपको पेड ग्रुप के अंदर ही मिलती हैं। उसमें हम आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं कि आपके वीकर एरियाज क्या हैं, किस तरीके से आप उसमें इम्प्रूव करें, एंड किस तरीके से आपका आंसर एक क्राउड के आंसर से हट के बने, राइट। सो ऑन दिस नोट आई गिव रेस्ट टू माई वॉइस एंड ऑलवेज रिमेंबर, साथ में बढ़ेंगे, साथ में ग्रो करेंगे, टुगेदर वी विल डू इट। सो आई कुणाल साइनिंग ऑफ ऑन दिस नोट। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ ग्रेट टाइम।